हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम देखेंगे रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए इसका क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है, किस तरह से ये जुड़ी हुई है, क्या जुड़ाव है इसका। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली टू द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसने कंसिडरेबली होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तरीके से, कंसिडरेबल तरीके से। एजुकेशनल साइकोलॉजी ने एजुकेशन के मामले में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत ही अच्छा रोल इसने अदा किया है। तो इसमें सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इसमें हम देखेंगे कि इसका क्या रोल है। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन द फॉलोइंग वेज। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज है वो टीचर को इन तरीकों से, जो नीचे डिस्कस किए गए तरीके हैं, इन तरीकों से मदद करती है। तो वो कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका है वो है इंक्रीजेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट लर्नर। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है कि टीचर जो है वो अच्छे से लर्नर को समझ पाए, यानी बच्चे को अच्छे ढंग से समझ पाए। इस चीज में एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। टू अंडरस्टैंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब लर्नर को समझने में कौन से पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं, वो एक बार देखिए। पहले ये 2 पॉइंट्स देखते हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन पहले ये पॉइंट वाइज इसको देखते चलेंगे। टू अंडरस्टैंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज क्लियरली शोन दैट ह्यूमन लाइफ पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट रीचेस अडल्टहुड। अडल्टहुड तक पहुंचने से पहले ह्यूमन लाइफ जो है वो कई चेंजेस के जो स्टेजेस हैं उनसे गुजरती है, यानी कई स्टेज आती हैं विकास की, तो उनसे होकर अडल्टहुड तक ह्यूमन लाइफ आती है। दे आर इन्फेंसी जो बिल्कुल बाल्यावस्था होती है, शिशु अवस्था, चाइल्डहुड बचपन, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड, ये तो वयस्क हो गया, ये किशोर हो गया, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था, बाल्यकाल, या जो बचपन से पहली होती है, एक जिसे शिशु काल कहते हैं, शिशु अवस्था कहते हैं, ठीक है, ये चाइल्डहुड बचपन। तो ये जो अवस्थाएं हैं इनसे होती हुई ह्यूमन लाइफ अडल्टहुड तक आती है। साइकोलॉजिस्ट्स हैव थॉरोली स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न्स इन दीज डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ। साइकोलॉजिस्ट्स ने थोरोली स्टडी किया है किसको? जो बिहेवियर के पैटर्न हैं, मतलब बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइफ के इन पीरियड्स में। इन्फेंसी से जब बच्चा बचपन में आता है तो क्या चेंजेस आते हैं, बचपन से एडोलसेंस में क्या चेंजेस आते हैं, और एडोलसेंस से अडल्टहुड में क्या चेंजेस आते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट्स ने अच्छे से स्टडी किया है। Identification of these periods with different sets of characteristics and attributes as regards physical, mental, and emotional development greatly help educationists to design curriculum and determine appropriate methods of teaching for students at different stages. अब देखिए इसमें कहता क्या है कि जब इन पीरियड्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है अच्छे से, किसके साथ? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स के साथ। मतलब इन अलग अलग पीरियड्स की अलग अलग जो ह्यूमन स्टेज के डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनकी अच्छे से पहचान कर लेना, और फिर ये देख लेना कि हर स्टेज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या कैसा व्यवहार होता है बच्चे का, वो सारी चीजें समझ लेने के बाद जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको एक बहुत बड़ी मदद मिलती है कि वो एक अच्छे ढंग का करिकुलम प्रिपेयर कर पाए बच्चों के समझने के लिए। ठीक है, तो एक करिकुलम भी और मेथड भी, 2 चीजें यहां पर प्रिपेयर की जाती हैं। एक तो उनके लिए जो भी करिकुलम है, जो मतलब भाई उन्हें क्या पढ़ाया जाना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, इन चीजों में काफी मदद मिलती है। पहले तो हो गया उसकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनको समझना लर्नर की। दूसरा है टू नो द लर्नर, टू नो द लर्नर, लर्नर को जानना। द चाइल्ड or the learner
इज द की फैक्टर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये तो की फैक्टर होता ही है, सिखाना तो बच्चे को ही होता है, अल्टीमेटली सारा फोकस उसी पे होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो हिज interests, attitudes, aptitudes, and the other acquired or innate capacities and abilities। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या मदद करती है टीचर की? वो मदद करती है कि टीचर उसके इंटरेस्ट्स को, बच्चे के इंटरेस्ट को समझ पाए, उसके एटीट्यूड को समझ पाए और उसके एप्टीट्यूड्स को समझ पाए। जो एट्रीब्यूट मतलब गुण, एटीट्यूड व्यवहार या मनोभाव, गुण व्यवहार या मनोभाव, ठीक है। और एप्टीट्यूड का अर्थ होता है अभिरुचि या उसकी योग्यता, कौशल आप कह सकते हो, कौशल कह सकते हो, अभिरुचि कह सकते हो। तो इन सब चीजों को समझ पाना टीचर को की मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके साथ साथ जो एक्वायर्ड मतलब जो बच्चा एक्वायर करता है, ग्रहण करता है, एक्वायर्ड एंड इनेट कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज। इनेट होती हैं जन्मजात कैपेबिलिटीज, जन्मजात सहज जो स्वाभाविक होती हैं, और एक्वायर की गई कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज, कैपेसिटी और एबिलिटी, एक्वायर्ड और इनेट, इनको भी समझने में टीचर की हेल्प करती है। टू नो हिज लेवल ऑफ एस्पिरेशन, हिज conscious and unconscious behavior, his motivational and group behavior, his conflicts, desires, and other aspects of his mental health, so that perfect guidance and help can be provided and positive attitude towards the learner can be formed। अब इससे आगे किस चीज में मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी? वो हेल्प करती है किसमें? टू नो हिज लेवल ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन महत्वाकांक्षा, तमन्ना, उसकी इच्छा। तो एक उसकी महत्वाकांक्षा का लेवल जानना, उसकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर का लेवल जानना कि कॉन्शियस जब ये रहता है, सचेत रहता है, तब ये कैसा बिहेवियर करता है, अनकॉन्शियस होता है तब ये कैसा बिहेवियर करता है। हिज मोटिवेशनल एंड ग्रुप बिहेवियर, जब मोटिवेट किया जाता है तब ये कैसा बिहेव करता है, और जब इसको ग्रुप में छोड़ दिया जाता है जहां कोई मोटिवेशन नहीं मिलना होता तब ये कैसा बिहेव करता है, ये सब देखना। उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजायर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज मेंटल हेल्थ। कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर और उसकी दूसरे एस्पेक्ट जो मेंटल हेल्थ के हैं वो सब चेक करने होते हैं, उनका लेवल जांचना होता है, सो दैट परफेक्ट गाइडेंस एंड हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड, ताकि उसे सही गाइडेंस और सही हेल्प दी जा सके, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्नर कैन बी फॉर्म्ड, और लर्नर के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया जा सके। अब देखिए इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ये क्या होते हैं? बिंगम कहता है एन इंटरेस्ट इज अ टेंडेंसी टू बिकम एब्सॉर्ब्ड इन एन एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यू इट। बिंगम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट क्या है? एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें इंसान ऑब्जर्व हो जाता है, यानी उसके अंदर डूब जाता है उस टेंडेंसी में। कौन से में? इन एन एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यू इट, किसी एक्सपीरियंस में, किसी अनुभव में डूब जाना और उसे जारी रखना, यही इंटरेस्ट है। ठीक है। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू आवर लाइकिंग एंड प्रेफरेंस। इंटरेस्ट किससे संबंधित है? हमारी पसंद और हमारे प्रेफरेंस से, जिस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं उस चीज से इंटरेस्ट जो है वो रिलेटेड है। वी लाइक सम थिंग्स एंड एक्टिविटीज मोर देन अदर्स एंड thus the things in which we are interested concerns us more and matters to us। हम कुछ चीजों को या एक्टिविटीज को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय दूसरी एक्टिविटीज के, और इसी तरह से जो चीजें हमें पसंद आती हैं, जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमें ज्यादा कंसर्न करती हैं, मतलब ज्यादा उनकी हमें चिंता होती है, और मैटर्स टू अस, और उनका हमारे लिए महत्व ज्यादा होता है। एनास्टेसी, एनास्टेसी क्या कहते हैं? An attitude is often defined as a tendency to react favorably। Attitude क्या होता है? फेवरेबल तरीके से रिएक्ट करने की एक टेंडेंसी होती है, या अनफेवरेबली या अनफेवरेबल तरीके से रिएक्ट करने की टेंडेंसी है। मतलब जो एटीट्यूड है
वो एक टेंडेंसी है। किस चीज की टेंडेंसी है? फेवरेबल या नॉन फेवरेबल तरीके से रिएक्ट करने की टेंडेंसी है। लेकिन ये रिएक्शन होता किस चीज के लिए है? टुवर्ड्स ए designated class of stimuli such as a national or a racial group, a custom or an institution। स्टिमुली होता है जो प्रेरणा या उत्तेजना जो होती है, तो ये क्या कहता है? टुवर्ड्स ए डेजिग्नेटेड क्लास। एक डेजिग्नेटेड क्लास होती है, मतलब एक लक्ष्य रख देते हैं, तो उस क्लास ऑफ स्टिमुली, उत्तेजनाओं की क्लास, वो कैसी हो सकती है? नेशनल हो सकती है, जातीय हो सकती है, कस्टम से संबंधित हो सकती है, रीति रिवाज संबंधी, या कोई इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रति जो हमारा फेवरेबल या नॉन फेवरेबल टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ही क्या कहलाती है? एटीट्यूड कहलाती है। एटीट्यूड इज इंडिविजुअल्स फेवरेबल और अनफेवरेबल व्यू पॉइंट। ठीक है, एटीट्यूड क्या है? किसी भी व्यक्ति का फेवरेबल या अनफेवरेबल व्यू पॉइंट होता है टुवर्ड्स समथिंग, किसी भी चीज के प्रति। हम किसी चीज के प्रति कितना मतलब फेवर करते हैं या फेवर नहीं करते हैं, दैट इज नोन एज आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड of an individual, attitudes of an individual are acquired, they are never innate। attitudes के लिए एक चीज मशहूर है कि they are acquired, they are not innate। ये innate नहीं होते, जन्मजात नहीं होते, इनको इंसान ग्रहण करता है, एक्वायर करता है अपने माहौल से या सोसाइटी से या कहीं से भी। लेकिन ये जो है किसी भी कीमत पे जन्मजात ये चीजें नहीं होती हैं। नेक्स्ट इसमें है, जॉन्स डिफाइंड एप्टीट्यूड एज। अब एप्टीट्यूड को कैसे डिफाइन किया गया है? जॉन डिफाइन करते हैं, ए मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। कि एप्टीट्यूड जो है वो एक माप है संभावना का। किस चीज की संभावना का? किसी भी व्यक्ति की कामयाबी की संभावना का जो माप है वो उसका एप्टीट्यूड है। विद ट्रेनिंग इन ए सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन, जो कि विद ट्रेनिंग इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन, ट्रेनिंग के साथ किसी सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन में जो बंदा जो है सक्सेस को हासिल कर लेता है और उसकी जो मेजरमेंट होती है उसे कहते हैं एप्टीट्यूड। अब वो सिचुएशन कैसे हो सकती है? एक जॉब हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, इन सच एक्टिविटीज एज प्लेइंग द वायलिन और लर्निंग ए लैंग्वेज। स्कूल में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, या कोई वायलिन बजाने की जैसे कोई ट्रेनिंग मिल रही है, या लैंग्वेज को लर्न करने की कोई ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उन सब में वो किस तरह से कितनी कामयाबी हासिल करता है उसका मेजरमेंट कहलाता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड prevents the specific inherent potential ability of an individual। एप्टीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है? जो स्पेसिफिक इनहेरेंट पोटेंशियल एबिलिटी होती है किसी भी इंसान की, वंशानुगत या अपने पेरेंट्स से ली गई। इनहेरेंट को आप जन्मजात कह सकते हो, पैतृक कह सकते हो, सहज कह सकते हो, इनेट भी आप कह सकते हो। तो जो ये इनहेरेंट एबिलिटी होती हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है, लर्नर को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या बात आती है? टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में भी टीचर की मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नो टू पर्सन आर एग्जैक्टली अलाइक। दो आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। Pupils differ in their level of intelligence। इंटेलिजेंस के मामले में जो छात्र होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, अलग होते हैं। एप्टीट्यूड के मामले में अलग होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के मामले में अलग होते हैं, एंड इन अदर प्रोपेंसिटीज एंड पोटेंशियलिटीज
प्रोपेंसिटी होता है, आप कह सकते हो धुन या झुकाव, ठीक है। मतलब उसको क्या चीज पसंद है, किस चीज की उसमें धुन बन जाती है, किस चीज के प्रति उसका बहुत ज्यादा रुझान है। तो बच्चों के रुझान में उनकी जो पोटेंशियलिटी होती है, मतलब वो कितना क्या कुछ कर सकते हैं, कितने सक्षम हैं, तो इन सब चीजों में स्टूडेंट एक दूसरे से डिफर करते ही करते हैं। देयर आर गिफ्टेड, कुछ बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब भगवान ही उनको कुछ अलग ही दिमाग देके भेजता है, कुछ अलग क्वालिटीज होती हैं। बैकवर्ड, कुछ थोड़े से बैकवर्ड होते हैं पढ़ाई में। फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, कुछ होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं और कुछ होते हैं जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। तो बच्चे जो है वो अलग अलग होते हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं, और इसी डिफरेंस को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है। 10. Psychology tells the teacher about the individual differences among the students in the class and the procedure, methodology and techniques to be adopted for them. तो इस तरह से साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है कि वो क्लास के अंदर जो अलग अलग लेवल के बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनके लिए अलग से जो हर तरह के बच्चे के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी, अलग अलग टेक्निक्स, वो चीजें वो अपना पाए। ठीक है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन द चाइल्ड। दो और चीजों को समझने में मदद करती है। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या समझना है टीचर को कि हेरिडिटी के रूप में बच्चे को क्या प्राप्त है और उसका एनवायरमेंट कैसा है। अब ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर बच्चा हर समय एक अच्छे एनवायरमेंट में रहेगा जहां पर आप जो है किसी को भी रेस्पेक्टफुल तरीके से बोलते हो, जैसे आप क्या कि अगर आप बोलते हो तो बच्चा भी आप क्या ना सीख जाएगा, अपने से बड़ों को भी, छोटों को भी, सबको वो आप क्या के बोलेगा। लेकिन अगर कोई माहौल है जहां पर तू क्या के बोला जाता है तो बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा और वो भी तू का ही यूज करेगा। तो इस तरह से इस चीज को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो दैट द चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बच्चा किस चीज का प्रोडक्ट है? हेरिडिटी का, वंशानुगत चीज का, और एनवायरमेंट का। मतलब जो वंशानुगत उसे जो कुछ मिल रहा है वो, और उसका वातावरण, वो चीजें बच्चे के अंदर जरूर आएंगी और उन्हीं का मिलना, मतलब उनसे मिक्सअप होके जो हमारे सामने बिहेवियर आता है या जो प्रोडक्ट आता है उसे हम स्टूडेंट, प्यूपल, बच्चा, चाइल्ड कुछ भी कह सकते हैं। दे आर द टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। बोथ प्ले ए प्रोमिनेंट पार्ट इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और ये दोनों ही चीजें बच्चे के सर्वांगीण विकास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। While the child is born with a number of hereditary qualities, बच्चा जो है बहुत सारी हेरिडिटी क्वालिटीज के साथ पैदा होता है। Environment helps them to be modified according to the requirement of the society. जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट उन क्वालिटीज को ढाल देता है। देखिए ये क्या बात है कि बहुत सारी जन्मजात जो है एबिलिटीज होती हैं बच्चे के अंदर। माता पिता से तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं वंशानुगत, लेकिन उन चीजों के साथ साथ बच्चे के साथ होता क्या है कि जब वो एनवायरमेंट में आता है, जो उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट है, जो उसके चारों तरफ की सोसाइटी है, तो ये सोसाइटी क्या चाहती है, बच्चा उसी ढंग में ढलने लग जाता है अपने आप। तो ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इसमें कहा है टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझने में मदद करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल
इल हेल्थ एंड माल एडजस्टमेंट, जो गड़बड़ी है, जो बेढंगापन है, उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, उसकी इल मेंटल हेल्थ किस वजह से है, क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ऑफ ए स्टूडेंट एंड टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट देयर ऑफ, और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करने की गुंजाइश रहती है टीचर के लिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक तो मदद करती है कि टीचर जो है वो बच्चे का लेवल चेक कर पाए, मेंटल लेवल चेक कर पाए, और उस मेंटल लेवल में ये देख पाए कि जो माल एडजस्टमेंट है, जो भी गड़बड़ी चल रही है, या जो मेंटल इल हेल्थ है, वो किन कारणों से है। उन कारणों को जानने के बाद टीचर बच्चे की हेल्प कर सकता है उन कारणों को रिमूव करने में, कि किस तरह से इंप्रूवमेंट इसमें हो पाएगा। बिसाइड्स दिस, इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द टीचर विद necessary insight to improvement his own mental status to cope up with the situation. Besides this, it also provides the teacher with necessary insight to improve his own mental status. टीचर भी अपना मेंटल स्टेटस थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए, टू कोप अप विद द सिचुएशन, इस सिचुएशन के साथ कोप अप करने में, यानी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टीचर के मेंटल लेवल को भी साइकोलॉजी थोड़ा सा बढ़ा देती है। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू लर्नर्स, फिर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो मदद करती है गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाने में, किसको, लर्नर को। टुडे गाइडेंस टू अ चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इज नीडेड बिकॉज साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, इंटरेस्ट्स एंड लर्निंग स्टाइल्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए, बच्चे को गाइडेंस की तो जरूरत रहती ही रहती है, ये तो आप भी मानेंगे, लेकिन वो क्यों रहती है? क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, अलग अलग होता है। सिमिलरली, व्हाट कोर्सेज ऑफ स्टडी द चाइल्ड शुड अंडरटेक इन फ्यूचर इज ऑल्सो ए वाइटल क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेरेंट्स, बच्चे सभी को मतलब एक तरह से परेशान करता है कि इसे फ्यूचर में किस तरफ जाना चाहिए, इसे फ्यूचर में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, क्या कोर्स इसको करना चाहिए। ऑल दीज कैन बी आंसर्ड वेल, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से इनका आंसर दिया जा सकता है अगर टीचर अंडरस्टैंड्स द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, अगर टीचर बच्चों की साइकोलॉजी को समझता है तो। टू इनकलकेट पॉजिटिव एंड क्रिएटिव डिसिप्लिन, नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू इनकलकेट पॉजिटिव एंड क्रिएटिव डिसिप्लिन, बच्चों के अंदर डालना, इनकलकेट करना पॉजिटिव और क्रिएटिव डिसिप्लिन को। द स्लोगन ऑफ द ट्रेडिशनल टीचर्स वाज स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये स्लोगन होता था ट्रेडिशनल टीचर्स का, स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब जो सजा है उसे अगर आप बंद कर दोगे तो बच्चा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। फ्लॉगिंग द चाइल्ड, फ्लॉगिंग मीन्स जो क्या कहते हैं उसे, बैंत से पिटाई करना, ठीक है। फ्लॉगिंग होती है बैंत से पिटाई, फ्लॉगिंग, जैसे पहले अच्छे डंडे लगते थे, ठीक है, तो दैट वाज नोन एज फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग द चाइल्ड वाज द चीफ इंस्ट्रूमेंट, बच्चे की बैंत से पिटाई करना, सताई करना, वो एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता था बच्चे को पढ़ाने के लिए। बट एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज रिप्लेस्ड द रेस्पेक्टिव सिस्टम विद द प्रिवेंटिव सिस्टम। जो रेस्पेक्टिव सिस्टम है, रेस्पेक्टिव सिस्टम आप कह सकते हो दमन का जो, ठीक है, सॉरी रेस्पेक्टिव नहीं, रिप्रेसिव, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रेस्पेक्टिव तो कैसे हो सकता है, रिप्रेसिव, रिप्रेसिव जो सिस्टम है जिसमें दमन किया जाता था, दमन, दबाया जाता था, तो दमनकारी जो सिस्टम था उसको किसके साथ चेंज कर दिया है, प्रिवेंटिव सिस्टम के साथ चेंज कर दिया है। प्रिवेंटिव होता है निवारक, निवारक। पहले एक तरह से क्या होता था एग्जैक्टली, ये आप लोगों को भी पता है कि टीचर जो कहता था वही हमें रटना होता था। कई बार कुछ चीजें जो हमें नहीं समझ में आती थी और अगर हम टीचर से पूछते थे तो हमें आंसर मिलता था ऐसे ही होता है,
और आपको यही याद करना होगा। नहीं याद किया तो पिटाई होती थी, तो पिटाई के डर से बच्चे याद करते थे। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव सिस्टम है, इसमें मतलब उस चीज को हटा दिया गया है, दमन को हटा दिया गया, रिप्रेसिव को हटा दिया गया है। और दूसरा इसमें से क्या हटा दिया है, बच्चे के डाउट्स हटाना। ठीक है, बच्चे के जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो वो चीज उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो ये सब चीजें जो हैं यहां पर की गई हैं, किसके अंदर, पॉजिटिव एंड क्रिएटिव डिसिप्लिन को इनकलकेट करने के नजरिए से। नाउ टीचर्स अडॉप्ट अ कोऑपरेटिव एंड साइंटिफिक अप्रोच। आजकल टीचर्स क्या अपनाते हैं, कोऑपरेटिव सहयोग की और साइंटिफिक वैज्ञानिक जो अप्रोच है उसे अपनाते हैं टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए। एम्फेसिस इज लेड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है, यानी खुद को डिसिप्लिन में रखना, अपने आप ही मतलब डिसिप्लिन में रहना, उस चीज के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है। किस तरीके से, थ्रू क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। उनसे क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करवा के बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। नेक्स्ट, ये तो था बच्चे को समझने के बारे में, और अब है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग। अब टीचर की किस चीज में मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है टीचर की। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अडेप्ट एंड एडजस्ट हिज टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर्स। यानी ये मदद करती है कि टीचर जो है वो अपनी टीचिंग के लेवल को किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए, लेवल ऑफ द लर्नर्स। अब मान लीजिए बच्चे हैं 6th क्लास के और आप उनको चीज दे रहे हो 12th की या MA की। MA का लेवल आप समझाने की कोशिश कर रहे हो 6th क्लास के बच्चे को, तो ये थोड़ी ना समझेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें लेवल नीचे लेके आना होगा, तभी तो 6th क्लास के बच्चे उस चीज को समझ पाएंगे। टू deal with the students effectively in the class, the teacher must have the knowledge of the various approaches to the learning process. स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से डील करने के लिए टीचर को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, जो वेरियस अप्रोचेस हैं लर्निंग प्रोसेस की, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अलग अलग जो अप्रोचेस हैं, जो अलग अलग प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग इट, जो इस चीज को प्रभावित करती हैं, किस चीज को, पढ़ाने को। देन ओनली ही शी कैन अप्लाई रेमेडियल मेजर्स इन द लर्निंग सिचुएशन। और सिर्फ तभी, ही सी मीन्स द टीचर, वो जो अध्यापक है वो अप्लाई कर पाएगा रेमेडियल मेजर्स को लर्निंग सिचुएशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर पाएगा जब उसे अलग अलग अप्रोचेस का पता होगा, प्रिंसिपल्स का पता होगा, लॉज का पता होगा, फैक्टर्स का पता होगा। तो देखिए इन चीजों को किस तरह से समझना होता है टीचर को टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम्स। एक तो टीचर के सामने हमेशा ही क्लासरूम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही है, तो उसे सॉल्व करने की जो बात आती है वो, देयर आर इननंबरेबल प्रॉब्लम्स लाइक ट्रेंसी, बुलिंग। ट्रेंसी होती कामचोरी, मतलब एक्सक्यूज बना देता है बच्चा, सर नोटबुक घर भूल गया, जबकि उसने काम किया नहीं होता है, तो वो जो ट्रेंसी आ जाती है, कामचोरी की जो आदत आ जाती है। बुलिंग, दादागिरी दिखाने वाली। पीर प्रेशर, आपस में जो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। पीर होता है मतलब एक तरह से एक ही लेवल के जो होते हैं। टीचर के ऊपर भी देखिए आपस में जो है प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करने में भी। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो पीर प्रेशर होता है बच्चों में एक दूसरे के ऊपर। एथनिक टेंशंस, जो एथनिक टेंशंस मतलब एक तरह से कह लीजिए जातीय संबंधी या जो समाज संबंधी आप उसको कह सकते हो। एथनिक मतलब संजातीय, ठीक है। चीटिंग इन टेस्ट्स, टेस्ट में चीटिंग भी करते हैं बच्चे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स टीचर को क्लासरूम में फेस करनी होती हैं। ट्रेंसी, कामचोरी, बुलिंग, पीर प्रेशर, एथनिक टेंशन
और टीचिंग एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो टीचर क्लास के अंदर फेस करता है। कई बार स्टीलिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार लाइन की प्रॉब्लम होती है, झूठ बोलने की, ठीक है, कई बार जो है कंप्लेंट्स की प्रॉब्लम होती है, बच्चा कंप्लेंट ही करता रहता है। तो इस तरह जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो टीचर फेस करता है क्लासरूम में, विच नीड टू बी हैंडल्ड बाय द टीचर, जो कि टीचर को हैंडल करनी होती है ये सारी प्रॉब्लम्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टू इक्विप द टीचर बाय स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, द डायनेमिक्स ऑफ द ग्रुप, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडजस्टमेंट्स। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर की मदद करती है अगर टीचर स्टडी कर लेता है किस चीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, जो प्रॉब्लम देने वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप डायनामिक्स के बारे में अगर टीचर स्टडी कर लेता है, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स और एडजस्टमेंट, इन चीजों के बारे में अगर टीचर स्टडी करता है तो ये चीजें टीचर की बहुत ज्यादा मदद करती हैं इन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में। नेक्स्ट है टू डेवलप नेसेसरी स्किल्स एंड इंटरेस्ट इन टीचिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है कि वो नेसेसरी स्किल और इंटरेस्ट भी टीचिंग में क्रिएट कर पाए। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू एक्वायर एंड डेवलप नेसेसरी क्वालिटीज एंड स्किल्स टू डील विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द प्यूपिल्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की किसमें मदद करती है, जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स द्वारा क्रिएट की जाती हैं उनको किस तरह से डील करे, उसको किस तरह से मतलब हैंडल करे उस सिचुएशन को, ये स्किल्स और क्वालिटीज एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को दे देती है। आगे, मेंटेन ए हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम एंड शो कंसर्न रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। और दूसरा किस चीज में मदद करती है ये, दूसरा ये मदद करती है कि टीचर क्लासरूम में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाए रखे और जो बच्चे की प्रोग्रेस में एक तरह से उसका इंटरेस्ट दिखाना टीचर का, यानी टीचर ये शो भी करे और मतलब उसका हो भी, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट में, बच्चे के विकास में टीचर का इंटरेस्टेड होना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी ही टीचर को सिखाती है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के इफेक्टिव मेथड्स को समझने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज डिस्कवर्ड several new approaches, principles, methods and techniques of teaching which are very helpful in today's teaching learning process. Educational psychology ने बहुत से ऐसे टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स वो ढूंढ निकाले हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत मददगार हैं आज के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एजुकेशनल साइकोलॉजी टेल्स अस हाउ सिग्निफिकेंट प्ले एंड रिक्रिएशन नहीं है, ये रेक्रिएशन है। रिक्रिएशन होता है टू क्रिएट अगेन और रेक्रिएशन होता है मनोरंजन, यानी खेल और मनोरंजन जो है वो कितने महत्वपूर्ण हैं आर फॉर द चिल्ड्रन एंड हाउ प्ले वे मेथड्स टर्न लर्निंग इनटू एन इंटरेस्टिंग टास्क। कि ये जो खेलना और मनोरंजन, ये दो चीजें मतलब आनंद लेना, मजा लेना, मजे करना और खेलना, ये दो चीजें बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। इसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी एक चीज और बताती है कि जो प्ले वे मेथड्स हैं, मतलब खेलते खेलते जो सीखना होता है वो लर्निंग को कितना इंटरेस्टिंग बना देता है, वो चीज भी एजुकेशनल साइकोलॉजी ही सिखाती है टीचर को। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जो बच्चों के लिए करिकुलम तैयार होता है उसकी कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना। यहां पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमें ये याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें ना तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा ना ऐसा सुना है कि टीचर जो है वो बच्चों को ध्यान में रख के ये डिसाइड करता है कि इनको ये करिकुलम दिया जाना चाहिए। यहाँ इंडिया में तो हमने ये देखा है, जैसे अभी हमारे यहाँ हरियाणा में लागू किया है, गीता का पाठ लागू कर दिया। अब ये सब जो चाल है ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लोगों ने ये चाल चली, चलो भाई गीता का पाठ लागू कर दिया जाए, मतलब और कुछ नहीं हो रहा तो गीता ही पढ़ा दो, ये एक चेंज हमने किया, बहुत बड़ा बदलाव हमने किया, इस तरह की बातें ये करते हैं।
जबकि क्या आपको लगता है कि किसी टीचर ने बच्चों के मेंटल लेवल को या उनकी प्रॉब्लम्स को या किसी भी चीज को ध्यान में रखकर ये गीता उनके लिए लगाई होगी? किसी टीचर की इसमें राय ली गई? कुछ टीचर सेलेक्ट किए गए? ऐसा इंडिया में कभी नहीं होता। यहां तो कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, और उसी चीज को टीचर क्लास में घिसते रहते हैं। देखिए, करिकुलम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, करिकुलम तो एक बहुत ही अहम पार्ट है, अंदरूनी पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड fulfill the motives and psychological needs of the individual because child capacities differ from stage to stage। देखिए, करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाना चाहिए और वो उद्देश्यों की पूर्ति करे और साइकोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति करे। किसकी? ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की। बिकॉज चाइल्ड कैपेसिटीज डिफर फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर चाइल्ड की जो कैपेसिटीज हैं वो डिफर करती हैं। ठीक है, तो उन स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू curriculum framers to prepare sound and balanced curriculum for the children। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है कि वो सुझाव दे सके कि किस तरीके से करिकुलम बनाना है। किसको सुझाव दे सके? ये करिकुलम फ्रेमर्स को, करिकुलम बनाने वालों को वो सुझाव दे सके कि किस तरह का करिकुलम प्रिपेयर करना है जो कि साउंड भी हो और बैलेंस्ड भी हो। किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन ऐसी राय कहीं ली नहीं जाती। टू नो हिमसेल्फ और सेल्फ, अपने आप को जानना, अपने आप को जानने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद जो है वो करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो अबाउट हिमसेल्फ और सेल्फ, हिज हर own behavior pattern, personality characteristics, likes and dislikes, motivation, anxiety, conflict, adjustment, etc. All this knowledge help him in growing as a successful teacher। तो क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर की मदद करती है कि वो अपने आप को जान सके, वो अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न को जान सके, जो कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनालिटी की उनको जान सके, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को जान सके, साथ साथ मोटिवेशन को कि किस चीज से वो मोटिवेट होता है, एंजाइटी को, उत्सुकता को भी जान सके कि मेरे अंदर किस चीज को जानने की उत्सुकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को जो उसके अंदर द्वंद्व चलते हैं, एडजस्टमेंट को, मतलब इन सब चीजों को टीचर सीख पाए और इन सब चीजों को सीख कर वो एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में ग्रो कर पाए। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है पर्पस होता है। तो इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी helps in professional growth, changing attitude and innovative thinking। तीन चीजों में मदद करती है। प्रोफेशनल ग्रोथ में, एटीट्यूड को चेंज करने में और इनोवेटिव थिंकिंग को क्रिएट करने में। और ये चीजें टीचर को चाहिए ही चाहिए। प्रोफेशनल ग्रोथ तो देखिए टीचर का ये तो पर्सनल मैटर है, ये हो ना हो, लेकिन टीचर के अंदर एटीट्यूड चेंजिंग जरूर होना चाहिए, इनोवेटिव थिंकिंग जरूर होनी चाहिए, तभी एक अच्छा टीचर वो बन सकता है। इनसाइड द क्लासरूम एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज enabled the teacher to achieve proper conditioning of pupil by achieving and directing classroom programs on human lives। Not only this, educational psychologists are busy in finding out innovations in the field of education। These innovations will bring about professional growth of the teacher। अब क्या है कि क्लासरूम के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी ने टीचर की किस चीज में मदद की है कि वो जो है प्यूपिल्स को अच्छे से पढ़ा पाए और अचीव कर पाए अपने पर्पस को या अपने गोल को, और जो
क्लासरूम प्रोग्राम होता है, क्लास के अंदर जो कुछ वो सिखाना चाहता है उसको वो डायरेक्ट कर पाए ह्यूमन लाइव्स के ऊपर, यानी एक तरह से रिलेशन बना पाए, जो क्लासरूम में सिखाया है उसे प्रैक्टिकली किसी चीज के साथ रिलेट कर पाए। इन सब चीजों में एजुकेशनल साइकोलॉजी ने टीचर की मदद की है क्लास के अंदर। और यही नहीं, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो नई नई इनोवेशंस एजुकेशन के फील्ड में नई नई इनोवेशंस करने के चक्कर में लगे हुए हैं, नई नई खोज करते जा रहे हैं। और ये जो इनोवेशंस हैं वो टीचर के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी हैं। आगे ये क्या कहता है, आगे कंक्लूजन है। In conclusion, it can be said that educational psychology has contributed considerably to the creation of the modern system of education. भाई ये हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसने कंट्रीब्यूट किया है बहुत ही कंसिडरेबल तरीके से, स्पष्ट तरीके से जो नोट किया जा सके, टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। किस चीज को पैदा करने में, जो मॉडर्न सिस्टम है एजुकेशन का उसे बनाने में एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बहुत ज्यादा मदद की है। इन टीचिंग वी आर डीलिंग विद 3 एलिमेंट्स। टीचिंग में हम 3 एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, द टीचर, द स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट। इट हैज हेल्प्ड टीचर्स, हेडमास्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंस्पेक्टर्स, guidance and counseling workers, social workers to scientifically develop an impartial and systematic attitude towards children and form them into integrated personalities। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ने किस किस की मदद की है, टीचर्स की मदद की है, हेडमास्टर्स की, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो प्रबंधन करते हैं उनकी, जो इंस्पेक्टर होते हैं इंस्पेक्ट जो करते हैं, जो जांच पड़ताल करते हैं, जो गाइडेंस देते हैं या काउंसलिंग देते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, इन सब की मदद की है कि ये सब जो है क्या करें, डेवलप करें इम्पार्शियल, पक्षपात से मुक्त जो चीज हो, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, कि बिना पक्षपात का दयापूर्ण एक एटीट्यूड वो बच्चों के प्रति बनाए, ये मदद की है। दूसरी की है फॉर्म देम इनटू इंटीग्रेटेड पर्सनालिटीज, कि टीचर्स मदद करें बच्चों की उन्हें एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बनाने में, यानी एक तरह से इंटीग्रेटेड होता है आपस में गुथी हुई, उलझी हुई, लाइक दैट। तो जो सारी की सारी क्वालिटीज हैं उनको आपस में मिलाकर एक अच्छी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। In words of some psychologists, role of educational psychology for teachers has been explained as follows। अब कुछ ये 3 डेफिनेशंस ली हैं, तो इन साइकोलॉजिस्ट्स के मत के अनुसार जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका क्या रोल है वो देखते हैं। स्किनर कहता है द टीचर नीड्स साइकोलॉजी, टीचर को साइकोलॉजी की क्यों जरूरत है, टू ब्रिज द लाइव्स ऑफ द यंग एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन इन आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। 2 चीजों के बीच में पुल बनाने की। किस चीज के बीच में, एक तो जो छोटे बच्चे हैं उनके जीवन, और जो एजुकेशन का एम है, जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके अंदर शिक्षा का जो उद्देश्य है। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अच्छा नागरिक बनाना। इधर बच्चे का जीवन है, इस बच्चे के जीवन को एजुकेशन जो है एक पुल बना देती है यहां से यहां तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये चीज टीचर को चाहिए ताकि वो एक पुल बना सके, किसके लिए, यंग वंस की लाइफ के लिए, ताकि वो कहां पहुंच सके, वो पहुंच सके एजुकेशन के डेमोक्रेटिक सोसाइटी के एम तक। स्किनर क्या कहता है, फिर से स्किनर की ही दी है, कहता है the teacher needs to understand the learners, the teacher needs to understand the learners in order to understand our culture। टीचर को लर्नर को समझने की जरूरत है ताकि वो हमारे कल्चर को समझ पाए। एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एज गाइड्स ऑफ द यंग, और टीचर को खुद को भी समझने की जरूरत है कि वो अपने आप को समझ पाए, किस रूप में, एज गाइड्स ऑफ द यंग, कि मैं छोटे बच्चों का एक गाइड हूं, उन्हें मार्गदर्शन देने वाला एक
इंसान हूं, तो इस चीज को भी टीचर समझ पाए। टू सच अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी हैज मच टू कंट्रीब्यूट। और इस तरह की समझ के लिए साइकोलॉजी जो है वो बहुत कुछ है उसके पास देने के लिए। एलिस क्रो के अकॉर्डिंग क्या है, द टीचर शुड बी प्रिपेयर्ड टू अप्लाई in his teaching activities the psychological principles that are basic to success the teaching and effective learning। टीचर जो है उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, उसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि वो साइकोलॉजी को अपनी टीचिंग एक्टिविटीज में लागू कर पाए। इस तरह से टीचर को प्रिपेयर किया जाना चाहिए, जो साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, वो बेस हैं किस चीज का, सक्सेस का। किस चीज की सक्सेस, टीचिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग की सक्सेस। पढ़ाने और पढ़ने की जो प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस की कामयाबी किस पे डिपेंड करती है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे। और टीचर को इस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि वो इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को लागू कर पाए। नेक्स्ट है टीचर, मीनिंग ऑफ टीचर। A teacher is a person who delivers an educational program। टीचर एक वो इंसान है जो कोई एजुकेशनल प्रोग्राम डिलीवर करता है, देता है। assesses student participation in an educational program। बच्चे का किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जो हिस्सा लेता है बच्चा, उसको असेस कर पाए, उसको एक तरह से जांचने वाला। एंड और या एडमिनिस्टर्स, जो एडमिनिस्टर करे, एक तरह से उसका प्रबंधन करे। और प्रोवाइड्स या वो दे क्या, कंसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल लीडरशिप टू एन एजुकेशनल प्रोग्राम। लगातार और सब्सटेंशियल, मतलब एक ठोस, आप इसे कह सकते हो सब्सटेंशियल, ठोस लगा लीजिए, ठोस, ठीक है। लगातार और ठोस लीडरशिप दे पाए टू एन एजुकेशनल प्रोग्राम, किसी एक एजुकेशनल प्रोग्राम को। टीचर का फिर से देख लेते हैं क्या है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम को डिलीवर करता है या स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को असेस करता है या प्रबंधन करता है और प्रोवाइड करवाता है लगातार और ठोस लीडरशिप किसी एजुकेशनल प्रोग्राम को। Thus a teacher is one who is performing the act of teaching। इस तरह से टीचर कौन है, जो टीचिंग के काम को परफॉर्म कर रहा हो वही टीचर है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।